स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज की जिला पर्यवेक्षक की क्लास में हम नियम अधिनियम एवं अधिकार के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत लगभग सभी अधिनियम को लिया गया है। तो यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में आपके लगभग सभी नियम अधिनियम और अधिकार को कवर किया गया है और उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए गए हैं। आप चाहे तो इस वीडियो के माध्यम से शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। इससे आप लोगों को एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। जो सबसे पहला अधिनियम है वह है हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम। तो सभी पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। इसमें पहला पॉइंट है कि यह अधिनियम 7वें वर्ष लागू हुआ, यानी कि संसद में यह 7वें वर्ष अधिनियमित किया गया। और 1956 का अधिनियम सांख्यांक कौन सा है? 30वां है। तो याद रखिए कि जो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम है वह 1956 है, और 1956 का जो अधिनियम है वह सांख्यांक 30वां है। 2005 वर्ष 1956 के अधिनियम का एक क्या है? संशोधन है। याद रखिए कि यह अधिनियम 17 जून 1956 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लागू हुआ। साथ ही याद रखिए इस अधिनियम में 31 धाराएं और 4 अध्याय हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहां से बन सकता है कि इस अधिनियम में 31 धाराएं और 4 अध्याय हैं। अब थोड़ा सा जानते हैं कि इस अधिनियम के अंतर्गत क्या बताया गया है। तो इस एक्ट के अनुसार एक पुत्री को सहदायिका या कोपासनर का दर्जा नहीं दिया गया था। यानी कि इसका मतलब है कि वह पिता की किसी भी प्रकार की संपत्ति में हिस्सेदारी नहीं ले सकती है। कोपासनर या सहदायिका का मतलब यही है। फिर आगे कहा गया है कि यह अधिनियम जो व्यक्ति जन्म से हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख या जिनने धर्म अपना लिया है उन पर लागू होगा। और यह अधिनियम किन पर लागू नहीं होगा? तो इस्लाम और क्रिश्चियन, साथ ही ईसाई, पारसी और यहूदी पर लागू नहीं हो गया। तो प्रश्न यहां से भी बन सकता है कि किन पर लागू नहीं होगा और किन पर लागू होगा। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम संशोधन 2005 राष्ट्रपति की सहमति से 5 सितंबर 2005 को मिली। जो इसकी सहमति है वह 5 सितंबर 2005 को मिली, और यह अधिनियम 9 सितंबर 2005 को लागू हुआ। तो प्रश्न यहां से भी बन सकता है कि जो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम संशोधन 2005 है वह उसको सहमति कब मिली? तो 5 सितंबर 2005 को, और यह अधिनियम लागू हुआ 9 सितंबर 2005 को। अब एक धारा इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, वह है धारा 6, जिसमें कहा गया है कि साल 2005 में संसद ने हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 6 में संशोधन किया, जिसमें कहा गया कि इस अधिनियम के तहत पुत्री को एक बेटे के साथ सहदायिका या कोपासनर का दर्जा दिया गया है। यानी कि उसे पिता की संपत्ति में पुत्र के समान अधिकार दिया गया है। तो यह धारा 6 के अंतर्गत है। तो यह थे हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप चाहें तो इनके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और इनको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अगला अधिनियम है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, जिसे कि NFSA के नाम से भी जाना जाता है। तो यह अधिनियम सांख्यांक कौन सा है? 20वां है, याद रखिए। और साथ ही याद रखिए कि भारत गणराज्य के 64वें वर्ष में संसद में यह अधिनियमित हुआ। किस वर्ष? 64वें वर्ष में। फिर आगे कहा गया है भारतीय संसद द्वारा पारित होने के उपरांत सरकार द्वारा 10 सितंबर 2013 को इसे अधिसूचित कर दिया गया, और यह पूरे देश में 5 जुलाई 2013 को प्रारंभ हुआ। दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि 10 सितंबर 2013 को इसे अधिसूचित किया गया, और यह पूरे देश में 5 जुलाई 2013 को प्रारंभ हुआ। साथ ही याद रखिए कि इस अधिनियम में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में 13 अध्याय हैं और 45 धाराएं हैं। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा अक्टूबर 2010 में जारी ग्लोबल हंगर रिपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट में जो विश्व के 84 देशों की सूची में भारत का 67वां स्थान था।
जो अक्टूबर 2010 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में जो 84 देशों की एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसमें भारत का 67वां स्थान था। और यह जो सूचकांक था 3 मूल्यों वाला, जिसमें कुपोषण, बाल मृत्यु दर और कुल जनसंख्या में कैलोरी डेफिशिएंसी लोगों के प्रतिशत के आधार पर तैयार किया गया था इसे। अब थोड़ा सा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में जान लीजिए कि इस अधिनियम का जो उद्देश्य है, उसमें लोगों को सस्ती दर पर पर्याप्त मात्रा में उत्तम खाद्यान्न उपलब्ध कराना था। इसका जो उद्देश्य था वह सस्ती दर पर क्या था, पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराना था, ताकि क्या हुआ, उन्हें खाद्य और पोषण सुरक्षा मिल सके। इसी के बीच में एक चीज और याद रखिए कि 25 दिसंबर 2000 को अंत्योदय अन्य योजना की शुरुआत की गई थी। इसी के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत 25 दिसंबर सन 2000 को अंत्योदय अन्य योजना की शुरुआत की गई थी। इस अधिनियम के पहले, जिसमें क्या हुआ था कि 25 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था, जो क्या हुआ था 1 अप्रैल 2002 को बढ़ाकर 35 किलोग्राम प्रति परिवार कर दिया गया था। इसके बाद अगला अधिनियम है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। तो याद रखिए कि 28 सितंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ, और यह 6 माह बाद 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ। तो 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ, जिसमें कहा गया कि लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों के विवाह की आयु 18 वर्ष तय की गई। यह अधिनियम केवल हिंदुओं के लिए नहीं, बल्कि ब्रिटिश भारत के सभी लोगों पर लागू होता है। इसके प्रायोजक हरबिलास सारदा थी, जिनके नाम पर इसे सारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सारदा अधिनियम के नाम से, या पूछा जाए कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम और किस नाम से जाना जाता है, तो वह है सारदा अधिनियम के नाम से। और यह नाम किसके प्रयोजनक पर दिया जाता है, तो वह है सारदा, हरबिलास सारदा के नाम पर। और बाद में इस अधिनियम में संशोधन किए गए, जो कि 1939, 1978 और 2006 में संशोधन किए गए। सर्वोच्च न्यायालय ने बाल विवाह अधिनियम 2006 की धारा 9 में बदलाव किया गया। याद रखिए, प्रश्न यहां से बन सकता है कि धारा 9 में बदलाव किया गया, जिसमें 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष और 18 वर्ष से कम आयु की महिलाओं के विवाह को बाल विवाह की श्रेणी में रखा गया। इससे पहले क्या होता था कि जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 1930 में लागू हुआ था, उसमें कहा गया था कि लड़कियों की आयु 14 वर्ष और लड़कों की आयु 18 वर्ष तय की गई थी। इसके बाद जो इसमें संशोधन हुआ 2006 में, तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिनियम में बदलाव किया। और किस धारा में, धारा 9 के अंतर्गत। और उसमें कहा गया कि लड़कों की आयु, पुरुषों की आयु 21 वर्ष से कम अगर होगी और महिलाओं की आयु अगर 18 वर्ष से कम होगी, तो वह बाल विवाह की श्रेणी में आएंगे। अगला अधिनियम है दहेज नियम अधिनियम। तो दहेज नियम अधिनियम, या जिसे दहेज निषेध अधिनियम कहा जाता है, दहेज निषेध अधिनियम। तो यह अधिनियम 20 मई 1961 को संसद में लाया गया, 20 मई 1961 को। और यह अधिनियम 1 जुलाई 1961 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा लागू किया गया। साथ ही याद रखिए कि यह अधिनियम सांख्यांक 28वां है और भारत गणराज्य के 12वें वर्ष संसद में आया। जो दहेज निषेध अधिनियम है, इस अधिनियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति दहेज लेता है या देता है, या लेने देने के लिए उकसाता है, या उसे कम से कम क्या है, 5 साल की सजा है और 15,000 से ज्यादा का जुर्माना देना होगा। साथ ही याद रखिए कि दहेज के लिए उत्पीड़न करने पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 498 ए में
जो पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा संपत्ति की कीमती वस्तुओं के लिए वैधानिक मांग के मामले में संबंधित है के अंतर्गत क्या है, 3 साल की कैद या जुर्माना हो सकता है। तो यह भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा कौन सी है, 498 ए के तहत कहा गया है कि पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा उसकी संपत्ति या कीमती वस्तुओं पर मांग के मामले से संबंधित है अगर, तो उसको 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। साथ ही याद रखिए कि धारा 406 के अंतर्गत लड़की के पति और ससुराल वालों के लिए 3 साल की कैद और जुर्माना या दोनों यदि लड़की के स्त्री धन को उसे सौंपने से क्या करते हो, मना करते हो, तो इसमें उसे 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। यह धारा 406 के अंतर्गत बताया गया है। तो यह दहेज निषेध अधिनियम था। के बाद जो अगला अधिनियम है वह है घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम। तो यह 13 सितंबर 2005 को पारित हुआ और 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। तो दोनों डेट इंपॉर्टेंट हैं। घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 13 सितंबर 2005 को पारित हुआ और 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। इस अधिनियम में 37 धाराएं हैं और 5 अध्याय हैं। इस अधिनियम में बताया गया है कि किसी महिला का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, मौखिक, मनोवैज्ञानिक या यौन शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना जिसके साथ महिला के पारिवारिक संबंध है, घरेलू हिंसा में शामिल होगा। तो प्रश्न यहां से भी बन सकता है कि घरेलू हिंसा के अंतर्गत किस प्रकार के संबंध आएंगे, तो जिसमें किसी महिला के किस प्रकार के शोषण होंगे, शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो, मौखिक हो, मनोवैज्ञानिक हो या यौन शोषण हो, और यह सभी किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किए जा रहे हो जिसके साथ महिला के पारिवारिक संबंध हो, तो यह सब घरेलू हिंसा में शामिल होंगे। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, जिसमें एक परिभाषा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, जिसमें सभी जगह व्यथित व्यक्ति का उपयोग किया गया है। तो व्यथित व्यक्ति की परिभाषा धारा 2A में बताई गई है। किसकी? व्यथित व्यक्ति की परिभाषा, जिसमें कहा गया है कि वह व्यक्ति जो घरेलू हिंसा से क्या है, पीड़ित है, वह व्यक्ति या वह महिला जो घरेलू हिंसा से पीड़ित है वह व्यथित व्यक्ति होगा। और भी इसमें धारा 2 के अंतर्गत परिभाषाएं दी गई हैं, जिसमें धारा 2F में घरेलू नातेदारी की परिभाषा बताई गई है, 2S में साझी गृहस्थी की परिभाषा बताई गई है, 2Q में प्रत्यार्थी की परिभाषा बताई गई है। तो इस प्रकार धारा 2 में परिभाषाएं बताई गई हैं। अगला अधिनियम है बाल अधिकार, यहां पर है बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो जो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम है वह दिसंबर 2005 में आया और 20 जनवरी 2006 को पूरे भारत में लागू हुआ। बाल संरक्षण अधिनियम ने केंद्र एवं राज्य सरकार पर बाल अधिकार संरक्षण गठित करने का प्रावधान है। याद रखिए कि इस अधिनियम में 7 अध्याय हैं और 37 धाराएं हैं। साथ ही याद रखिए कि बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम को NCPCR के नाम से जाना जाता है, जिसे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। इस अधिनियम के अंतर्गत जो बाल न्यायालय के बारे में है वह धारा 25 में अध्याय 5 में बताया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो बाल अधिकार संरक्षण है उसकी धारा 25 या बाल न्यायालय के बारे में किस धारा या किस अध्याय में बताया गया है, तो बालक न्यायालय के बारे में धारा 25 अध्याय 5 में बताया गया है। और यह भारत गणराज्य के 56वें वर्ष में संसद में अधिनियमित हुआ।
इसी के साथ एक और चीज याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अध्यक्ष कौन है, तो वह है प्रियंक कानूंगो। और अगर पूछा जाए कि जो फर्स्ट अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे शांता सिन्हा। दोनों याद रखिए कि वर्तमान में है प्रियंक कानूनगो और जो पहले थे वह थे शांता सिन्हा। के बाद जो अगला अधिनियम है वह है किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015। तो यह अधिनियम 31 दिसंबर 2015 को पारित हुआ और 15 जनवरी 2016 को पूरे भारत में लागू हुआ। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम में 10 अध्याय हैं और 112 धाराएं हैं। यह अधिनियम 2016 का अधिनियम सांख्यांक दूसरा है। इस अधिनियम के अंतर्गत जो किशोर या बालक है वह धारा 2(12) में वे सभी व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम उम्र है उसे किशोर या बालक कहा गया है। तो यह अधिनियम की धारा 2(12) में परिभाषा दी गई है कि जो व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र का है उसे किशोर या बालक कहा जाता है। इस किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम में जो संविधान के अनुच्छेद हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं। जो 4 अनुच्छेद हैं, जिसमें पहला अनुच्छेद है 15 के खंड 3 में, जिसमें कहा गया है कि बालकों के लिए राज्य विशेष उपबंध कर सकता है। राज्य विशेष उपबंध कर सकता है 15 के खंड 3 में। जो दूसरा अनुच्छेद है 39 के खंड डा में, उसमें कहा गया है कि बालकों की जो सुकुमारी अवस्था है उसका दुरुपयोग ना हो। 39 डा में कहा गया है। और चा में कहा गया है कि बच्चों के विकास के स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण मिलना चाहिए उन्हें। इसके बाद जो अनुच्छेद 45 है उसमें बताया गया है प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख, और जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का क्या किया गया है, प्रबंध किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 45 में। और अनुच्छेद 47 में बताया गया है पोषाहार स्तर पर जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य को सुधार करने के लिए राज्य क्या कर सकता है, इसमें राज्य के कर्तव्य हैं। इसमें अनुच्छेद 47 में। अब इसमें कहा गया है कि इन अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन यह सुनिश्चित करने के लिए कि बालकों की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए और उनकी मूलभूत मानव अधिकारों की पूर्णतः रक्षा की जाए, शक्तियां प्रदान की गई और कर्तव्य अधिरोपित किए गए इन अनुच्छेद में। तो ये इस अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद काफी इंपॉर्टेंट हैं। यह अधिनियम किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 है। इससे पहले सबसे पहले क्या आया था? बीजिंग नियम आया था, जो कि कब आया था? 1985 में आया था। क्या आया था? बीजिंग नियम आया था। उसके बाद 1990 में, याद रखिए 1990 में किशोर संरक्षण नियम आया था। एक किशोर संरक्षण नियम आया था। इसके बाद 11 दिसंबर 1992 में भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में बालकों के अधिकार के संरक्षण पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बाद अधिनियम बना था कब? वर्ष 2000 में। तो याद रखिए वर्ष 2000 में किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2000 में बना था। इसके बाद जो 2015 का अधिनियम है वह जो वर्ष 2000 में किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम था उसका संशोधन है। तो ये इसका इतिहास था कि यह कहां से आया, कब आया और कैसे आया। तो ये इसका संशोधित अधिनियम है। के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हमने। इसके अलावा इसमें काफी और इंपॉर्टेंट्स हैं, जैसे कि धारा 2 के अंतर्गत ही बताया गया है परित्यक्त बालक और अभ्यर्जित बालक के बारे में। तो परित्यक्त बालक ऐसे बालक होते हैं जिनके माता पिता ने उन्हें क्या कर दिया हो, छोड़ दिया हो। तो यह भी कहां, किस धारा में बताया गया है? धारा 2(12) में बताया गया है। और अभ्यर्जित बालक भी
धारा 2 में ही बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि माता पिता ऐसे बालक जो उनके नियंत्रण में ना हो, उनको क्या है, बाल कल्याण में दे दिया हो। तो ये कुछ परिभाषाएं धारा 2 में बताई गई हैं, जिसके अलग अलग भाग हैं। जैसे कि भाग 12 में, धारा 2 की जो भाग 12 है उसमें बताया गया है किशोर या बालक की परिभाषा। इस अधिनियम के बाद देखते हैं अगला, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, जिसे कि पॉस्को एक्ट कहा जाता है, जो कि 2012 में आया। तो इस अधिनियम में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम में कुल कितने 9 अध्याय हैं और 49 धाराएं हैं। याद रखिए कि बाल अधिकार की घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2 सितंबर 1990 को लागू हुआ। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2 सितंबर 1990 को लागू हुआ था, तो सबसे पहले बाल अधिकार की घोषणा की गई थी। और यह अधिकार भारत में 11 दिसंबर 1992 को लागू हुआ था। इसके बाद 14 नवंबर 2012 को पॉस्को एक्ट लागू हुआ। इसमें संशोधन अधिनियम 16 अगस्त 2019 को हुआ, जिसमें 7 साल की सजा को 10 साल कर दिया गया। इसी के साथ इसमें आईपीसी 375 महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, रेप या सेक्सुअल के लिए सजा बताई गई है। किसमें? आईपीसी 375 में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार जिसमें रेप या सेक्सुअल हैरेसमेंट है, उसमें सजा का प्रावधान किस धारा में है? तो वह आईपीसी 375 की धारा में है। इसके बाद अगला अधिनियम है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध प्रतितोष अधिनियम 2013। तो यह अधिनियम 22 अप्रैल 2013 को अधिसूचित हुआ, 9 दिसंबर 2013 को लागू हुआ। तो दोनों डेट याद रखिए कि 22 अप्रैल 2013 को अधिसूचित हुआ और 9 दिसंबर 2013 को लागू हुआ। इस अधिनियम में 8 अध्याय हैं और 30 धाराएं हैं। तो सभी अधिनियम में कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं ये याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही किस संख्यांक का है और भारत गणराज्य के किस वर्ष यह अधिसूचित हुआ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, सभी का याद रखना। तो महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न संख्यांक 14वां है और यह भारत गणराज्य के 64वें वर्ष संसद द्वारा अधिसूचित हुआ। तो इस अधिनियम के अंतर्गत याद रखिए कि लैंगिक उत्पीड़न के परिणाम स्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 के अधीन समता तथा संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण और गरिमा में जीवन व्यतीत करने के किसी महिला के मूल अधिकारों और किसी व्यक्ति के व्यवसाय करने का कोई उपजीविका व्यवसाय या कारोबार करने के अधिकार का, जिसके अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित वातावरण का अधिकार भी है, उल्लंघन होता है। तो यह इस अधिनियम में बताया गया है। अब अगर आपसे पूछा जाए इस अधिनियम की जो इतिहास है, हिस्ट्री, कि यह कहां से आया, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013, तो यह सबसे पहले 1997 में एक विशाखा गाइडलाइन जारी हुई थी, जो कि राजस्थान के एक भवरी देवी केस के माध्यम से हुई थी। और इसमें 1989 में एक गाइडलाइन आई थी, में इस अधिनियम में कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे। तो यह उसी का संशोधन है, 2013 अधिनियम बना, जिसमें क्या है, इस अधिनियम के अंतर्गत याद रखिए कि संविधान के अनुच्छेद 14 ये बताया गया है, 14 में क्या है, समान कानून बताए गए हैं और अनुच्छेद 15 में लिंग आधारित भेदभाव बताया गया है। वहीं पर जो अनुच्छेद 21 है उसमें क्या है, गरिमापूर्ण जीवन आजीविका के बारे में है। तो ये तीनों अनुच्छेद इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर 2 परिभाषाएं दी गई हैं, जिसमें जो सबसे पहला है लैंगिक उत्पीड़न और दूसरा है कार्यस्थल पर। तो जो लैंगिक उत्पीड़न है वह धारा 2N में परिभाषित है इस लैंगिक उत्पीड़न की, और कार्यस्थल पर धारा 2M में परिभाषा दी गई है। तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद अगला है महिला अशिष्ट अभद्र
प्रतिनिधित्व निषेध निरूपण अधिनियम 1986। तो अधिनियम सांख्यांक 60वां है और भारत गणराज्य के 37वें वर्ष संसद में अधिनियमित हुआ। साथ ही याद रखिए कि यह अधिनियम 21 दिसंबर 1986 को अधिनियमित हुआ और यह अधिनियम 2 अक्टूबर 1987 को लागू हुआ। 1986 को अधिनियमित हुआ 23 दिसंबर और 2 अक्टूबर 1987 को लागू हुआ। और इस अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं? 10 अध्याय हैं। और यह अधिनियम आईपीसी 292 में वर्णित है, ये याद रखिए, आईपीसी 292 में वर्णित है। इसके बाद अगला अधिनियम है सती समिति रोकथाम अधिनियम। तो भारत गणराज्य के 38वें वर्ष में अधिनियमित हुआ। इस अधिनियम में याद रखिए कि 1811 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने शुरुआत की थी इस अधिनियम की और 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। इस अधिनियम में 5 अध्याय हैं और 22 धाराएं हैं। जब आप इन अधिनियम को बार बार पढ़ेंगे, बार बार इनको लिखेंगे, याद करेंगे, तो आपको इनको जो अध्याय और धाराएं हैं इनमें कंफ्यूजन नहीं होगा और इनके सांख्यांक और किस वर्ष यह लागू हुआ ये याद करने में आसानी होगी। इनको जितने बार आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे आपको उतने ही याद करने में आसानी होगी। तो जो सती प्रथा सती समिति रोकथाम अधिनियम है वह 3 जनवरी 1988 को लागू हुआ और जो 1988 का अधिनियम है वह सांख्यांक 3रा है। इस अधिनियम में विशेष न्यायालय है वह धारा 9 की अधीन गठित है। सती कर्म में अपराधों के लिए सजा 6 माह और जुर्माना है। यदि कोई स्त्री कर्म करने का प्रयास करती है, कृत्य करने का यहाँ पर है, यदि कोई स्त्री इस प्रकार का कृत्य करने का प्रयास करती है तो उसे आजीवन कारावास होगा। यह धारा 4 में बताया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत एक और चीज आप याद रखिए कि सती समिति रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत यदि आपसे पूछा जाए प्रश्न कि सती समिति रोकथाम अधिनियम 1987 के अंतर्गत जो महिलाओं को सती की श्रेणी में रखा जाता है वह कौन कौन है, तो उसमें एक महिला जिसको अपने मृतक पति की देह के साथ क्या है उसे स्वेच्छापूर्वक जला दिया गया हो तो वह सती की श्रेणी में आएगी, और दूसरी एक महिला जिसको अपने मृतक पति की देह के साथ जबरदस्ती जला दिया गया है, तो इस प्रकार ये दोनों ही सती की श्रेणी में आएंगी। अगला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, काफी इंपॉर्टेंट है। से आरटीई कहा जाता है, राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ये आरटीई का फुल फॉर्म है, याद रखिए, राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जिसमें 7 अध्याय हैं और 38 धाराएं हैं और यह 2 दिसंबर 2002 को संविधान के 86वां संशोधन किया गया था। 2 दिसंबर 2002 को संविधान में 86वां संशोधन किया गया था। अनुच्छेद 21A के भाग 3 में शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अनुच्छेद 21A के भाग 3 में शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। 20 जुलाई 2013 को राज्यसभा में पारित हुआ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब हुआ पारित? राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को और 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित हुआ और यह आरटीई एक्ट 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हुआ। भारत विश्व का 135वां देश है जिसने आरटीई एक्ट लागू किया। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो भारत है वह विश्व का कौन सा देश है, तो वह 135वां देश है और यह पूरे भारत में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू हुआ। आरटीई एक्ट का जो उद्देश्य है वह शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है, जिसमें क्या है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है, साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। तो ये भी याद रखिए कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है।
तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी है। जल्दी हम अपनी अगली क्लास के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।